ऐसे हर कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हो सकता। पार्लर वाले कैसे होते हैं, थोड़ी सी थ्रेडिंग सीखी, थोड़ा सा फेशियल सीखा और थोड़ा सा मेकअप सीखा, पार्लर खोल लिया। हम लोगों ने स्पेशलाइजेशन करी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने मेकअप में ही बहुत सारी डिग्रीज, डिप्लोमाज, कोर्सेज करे, बहुत हायर लेवल अचीव करने के बाद फिर आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। आप इस प्रोफेशन में मैम किसके थ्रू आई, मतलब कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने आपको बोला कि नहीं भाई, तो इस प्रोफेशन के लिए बिल्कुल ओके है? और मुझे मेरे एस्ट्रोलॉजर ने बोला आप ना जाके ऑरेन एक एकेडमी है, वहां से जाके हेयर का सीखो कि मतलब बाहर जाके कटिंग वगैरह में बहुत बहुत अर्निंग है अच्छी। तो मैं ऐसे स्टार्ट हुई थी, करते करते उन्होंने बोला आप ना सारा कुछ सीख लो, मेकअप भी सीख लो, स्किन भी सीख लो। और मेकअप जब करने लगी तो जितने भी बाकी क्लासमेट्स थे बड़ा अच्छा करते थे क्योंकि उन्होंने पहले सीखा हुआ था और मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो मैं ना बहुत परेशान हो गई कि ये ऐसी क्या चीज है जो मुझे नहीं आ रही है। तो वो एक ना जिद से मैंने और कोर्सेज कंटिन्यू करे और आज मैं एंड अप यहाँ हुई हूँ। और कुछ लोग तो जो सिटीज वाले हैं ना, मतलब पर्सनली हमने एक्सपीरियंस करा है, मेरी टीम ने एक्सपीरियंस करा है, पैसे ही नहीं देते हैं, मेकअप कराया निकल लिए और हम पीछे पीछे जा रहे हैं, मैम पेमेंट कर दो, मैम पेमेंट कर दो। फिर मिसबिहेवियर, फिर नेगेटिव कमेंट्स क्योंकि आपने पैसे मांग लिए। अब पैसा मांगना भी गुनाह है। नमस्ते मैम। नमस्ते। थैंक यू फॉर कमिंग। सबसे पहली चीज, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हैं। ओवरऑल लुक आपका बिल्कुल कनेडियन लग रहा है। थैंक यू सो मच। आपका जो प्रोफेशन है मैम, लोगों को यही नहीं पता होता कि एक मुआ और एक पार्लर वाली में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो लोगों का ये क्लियर कीजिए कि हम अलग हैं। इतना सा वर्ड यूज करने पर ना हम लोगों के ना मतलब दिल में आग लग जाती है अगर किसी ने बोल दिया यार पार्लर वाली आ गई है। हाँ। इतना गुस्सा आता है ना, इतना गुस्सा आता है, ऐसा लगता है यार तुम्हें समझाए कैसे कि पार्लर डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, हम डिफरेंट है। हाँ। अब जैसे किसी ने डॉक्टर का कुछ भी सीखा और छोटी सी क्लिनिक खोल दिया, एक ने बहुत स्पेशलाइजेशन करी है और उसने बड़ा सा कुछ खोला है, तो डिफरेंस है ना। हाँ। अब कोई भी किसी को भी सुई लगानी आ गई है तो वो डॉक्टर नहीं हो सकता। बिल्कुल। ऐसे हर कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हो सकता। पार्लर वाले कैसे होते हैं, थोड़ी सी थ्रेडिंग सीखी, थोड़ा सा फेशियल सीखा और थोड़ा सा मेकअप सीखा, पार्लर खोल लिया। हम लोगों ने स्पेशलाइजेशन करी है। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने मेकअप में ही बहुत सारी डिग्रीज, डिप्लोमाज, कोर्सेज करे, बहुत हायर लेवल अचीव करने के बाद फिर आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। यस, फाइनली आपने समझाया ये कॉन्सेप्ट की है क्या। बहुत सारे लोग आपकी फील्ड में मैम फ्रीलांसिंग करते हैं, ये कितनी सही है? आई थिंक फ्रीलांसिंग इनिशियली सही है बट बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल नहीं है क्योंकि लोग आपको ना उस नजर से देखते नहीं है। जैसे मैंने स्टार्ट किया था और लोग क्या करते थे, वो उतने लेवल के रिस्पेक्ट नहीं देते थे। तो मुझे लगा नहीं यार, अपना स्टूडियो होना जरूरी है, आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी ही नहीं। वो सोचेंगे अच्छा ये तो फालतू की है, इनका कुछ अपना नहीं है, टुच्चू पुच्चू से ही है, आ रहे करके जा रहे हैं और कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई पानी नहीं पूछता है। आपको एक बेसिक जो मैनर्स होते हैं ना, वो उस लेवल से भी ट्रीट नहीं किया जाता। आई थिंक गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। आप गांव वालों के वहां जाओ, क्या आपको ट्रीट करेंगे, खाना पीना सब कुछ, मतलब बिहेवियर भी मैटर करता है, प्यार से उनको लगता है कि। और कुछ लोग तो जो सिटीज वाले हैं ना, मतलब पर्सनली हमने एक्सपीरियंस करा है, मेरी टीम ने एक्सपीरियंस करा है, पैसे ही नहीं देते हैं, मेकअप कराया निकल लिए और हम पीछे पीछे जा रहे हैं, मैम पेमेंट कर दो, मैम पेमेंट कर दो। फिर मिसबिहेवियर, फिर नेगेटिव कमेंट्स क्योंकि आपने पैसे मांग लिए। अब पैसा मांगना भी गुनाह है। तो मतलब फ्रीलांसिंग मुझे तो पसंद नहीं है। मैं सिर्फ ब्राइडल मेकअप होता है तो चाहती हूँ, मुझे पता है जेन्युइन होते हैं ब्राइड्स, जो 50-60 हजार खर्च रहा है वो थोड़ा जेन्युइन टाइप का ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपनी टीम को भी थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। मुझे लगता है अगर कोई जेन्युइन टाइप का पर्सन है वहां भेजते हैं, अदरवाइज हम मना कर देते हैं। बिल्कुल। आप इस प्रोफेशन में मैम किसके थ्रू आई, मतलब कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने आपको बोला कि नहीं भाई, तो इस प्रोफेशन के लिए बिल्कुल ओके है? मेरा तो ना मतलब ऐसा ब्लंडर ही हुआ था। मेरा कोई लेना देना ही नहीं था मेकअप के साथ। मतलब मुझे था कि बाहर जाना है, फॉरेन जाना है, और मुझे मेरे एस्ट्रोलॉजर ने बोला आप ना जाके ऑरेन एक एकेडमी है, वहां से जाके हेयर का सीखो कि मतलब बाहर जाके कटिंग वगैरह में बहुत बहुत अर्निंग है अच्छी। तो मैं ऐसे स्टार्ट हुई थी, करते करते उन्होंने बोला आप ना सारा कुछ सीख लो, मेकअप भी सीख लो, स्किन भी सीख लो। और मेकअप जब करने लगी तो जितने भी बाकी क्लासमेट्स थे बड़ा अच्छा करते थे क्योंकि उन्होंने पहले सीखा हुआ था और मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो मैं ना बहुत परेशान हो गई कि ये ऐसी क्या चीज है जो मुझे नहीं आ रही है। तो वो एक ना जिद से मैंने और कोर्सेज कंटिन्यू करे और आज मैं एंड अप यहाँ हुई हूँ। मतलब एक जिद थी कि मेकअप आ क्यों नहीं रहा है, करते करते यहाँ पहुंच गए। फॉरेन तो नहीं बना, रिजेक्ट हो गया वीजा, बट आई एम हैप्पी कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। हाँ, दिस इज बेटर। यस मैम, कौन से ऐसे 5 प्रोडक्ट्स हैं जो एक लड़की के पास होने ही होने चाहिए?
मस्ट है यूज के लिए? आई थिंक फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट, आईब्रोज, लिपस्टिक, मस्कारा, 5 चीजें मोर देन इनफ। अगर कंपनीज की बात करूं तो मैं कौन सी कंपनीज के होने चाहिए? ब्रांड्स, आई थिंक अगर कोई टीनेजर है, कोई कॉलेज गोइंग है, उनके लिए 5 इंपॉर्टेंट, एक लैक्मे की मूव्स ले सकते हैं, फॉरएवर का कॉम्पैक्ट ले सकते हैं, और मेबलिन का मस्कारा बहुत अच्छा है, आईब्रोज के लिए कलर बार ले सकते हैं, और लिपस्टिक स्किन स्पार्कल की बहुत अच्छी है। तो ये 5 चीजें जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है और बड़े अच्छे से चलेंगी, इजी टू यूज भी है। बिल्कुल। हमेशा मेकअप की जब बात आती है तो स्किन केयर की बात साथ में जुड़ जाती है। Right. और हमेशा एक ना नॉर्मल ऑफिस जाने वाली लड़की हो या कॉलेज गोइंग गर्ल हो, वो मेकअप तो कर लेते हैं लेकिन स्किन केयर नहीं कर पाते, जिसका इफेक्ट उनके फेस पे दिखना स्टार्ट हो जाता है, पिंपल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लैक डॉट्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, स्किन केयर कर ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल। मतलब फेस वॉश नहीं यूज कर रहे हैं, साबुन उठाया, कुछ भी, कोई भी फेस वॉश उठा लिया, नहीं, अकॉर्डिंग टू स्किन फेस वॉश होना चाहिए। फेस वॉश के बाद टोनर आप लगा रहे हो, और ये भी AM PM, मतलब मॉर्निंग में भी कर रहे हो और इवनिंग में भी कर रहे हो। इसके बाद आप मॉइस्चराइजर प्रॉपर लगा रहे हो अकॉर्डिंग टू योर स्किन। अगर एक्ने है तो अवॉइड कर सकते हैं मॉइस्चराइजर को, क्योंकि ऑलरेडी स्किन बहुत ग्रीसी हो जाती है विद टाइम। आप सिरम्स लगा सकते हो, जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है वो नियासिनामाइड या सैलिसिलिक एसिड सिरम्स लगा सकते हैं, जिनकी ड्राई स्किन है हाइलुरोनिक एसिड सिरम लगा सकते हैं। और SPF आई थिंक आज के टाइम में मैंडेटरी है, जो बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं यार ये तो फालतू है। जरूरी नहीं आप बाहर जा रहे हो तो ये आपको SPF लगानी। इंडोर ये लाइट्स का भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारी स्किन पर, तो आपको SPF इज मस्ट। मैम लेकिन मैंने हमेशा अफेक्ट देखा है कि SPF लगाने के बाद स्किन जो है वो काली सी लगने लगती है बहुत ही ज्यादा। आई थिंक आप पहले जो SPFs आते थे ना, उनके फॉर्मूला उतने अच्छे नहीं थे, पर जो अब के SPF है, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, कैनपेकी ब्रांड है जो SPF में बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है। हाइड्रेशन रहती है SPF में ना, ये भी इशू होता है, बड़ा ड्राई सा हो जाता है, मतलब वो ना पैची पैची सी लगती है। तो कैनपेकी का SPF ऐसा है कि व्हाइट नहीं, बहुत कास्ट दिखाएगा, और हाइड्रेटिंग है, और बिल्कुल आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। बिल्कुल। मैम आईलैशेस जो होते हैं, कई बार लोग 3-3 दिन तक एक ही आई लेंसेज को यूज करने लग जाते हैं, वो उसकी वजह से आंखों पे क्या अफेक्ट नहीं पड़ता? यार किसी की आंख के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा तो सिर्फ 100 रुपए की चीज है, उसको कितने पैसे लगाने पड़ जाएंगे अगर इम्पैक्ट ज्यादा पड़ गया। ऐसा करना भी नहीं चाहिए। एक पर्सन पे लेंस लगा हुआ दूसरे पर नहीं लगाना चाहिए। बल्कि ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जिनको ब्राइड को हमने ट्राई कराया और ब्राइड ने बोल दिया नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं आया, इसको निकाल दो, और हम चाहे तो उसको रख सकते हैं नेक्स्ट क्लाइंट पर लगाने के लिए, पर हम उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, हम नहीं यूज करते हैं। बिल्कुल, ये डिफरेंस होता है एक पार्लर में और एब्सोल्युटली एक काफी ह्यूज डिफरेंस है मैम। बिल्कुल। मैम लिप्स के लिए और आई के लिए और आईब्रोज के लिए, फेस के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं और ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं। सबसे ज्यादा इस समय तो मस्त जो हो रहा है लिप्स के लिए हो रहा है। यस, तो मैम ये ट्रीटमेंट कितने सही है, कराने चाहिए? इससे फेस में अच्छा इफेक्ट पड़ता है? मैं पर्सनली भी लिप्स के लिए करती हूँ। लिप ब्लशिंग बोलते हैं, जिनके सिगरेट पीने से, स्मोकिंग करने से लिप्स डार्क हो गए हैं, या नेचुरली जिनके पिगमेंटेड लिप्स हैं, उनके लिए लिप ब्लशिंग बहुत ही अमेजिंग ट्रीटमेंट है, और ज्यादा पेनफुल भी नहीं है। हम नमिंग क्रीम्स वगैरह यूज करते हैं और लॉन्ग टर्म भी रहते हैं, मतलब 1 साल तक आराम से चलता है। उसके बाद आप टचअप्स भी ले सकते हो। आपको जिस कलर की लिप शेड चाहिए, सपोज आप न्यूड चाहते हो, आप रेड चाहते हो, आप पिंक चाहते हो, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हो, और कोई साइड इम्पैक्ट्स नहीं है। इट इज सिमिलर टू टैटूइंग। यस मैम, जब भी आप कभी किसी ब्राइडल का मेकअप कर रही होती हैं, ठीक है, और उसने हाफ नहीं आधा मेकअप हुआ होता है और उसने अपना फेस देख लिया होता है, वो रिएक्शन जो आता है, कैसे कंट्रोल करती हैं आप अपने आप को और उसको? मैं सच बताऊं, इतने टाइम से ना फेस रीडिंग करते करते मतलब अब पता ही चल जाता है कौन क्या सोच रहा है। तो मैं अपनी ब्राइड को बीच में ही बोल देती हूँ, प्लीज बहन डर मत, कुछ नहीं करूंगी, नहीं तेरा भूत बनाऊंगी, एंड रिजल्ट अच्छा ही हो गया, फेथ रखो। और ऐसा होता है कि ना क्लाइंट ना बड़ा घबराया होता है, ऐसे मुंह बना होता है कि पता नहीं ये पार्लर वाली क्या कर रही है, ये मेकअप आर्टिस्ट क्या कर रही है, तो मेरा भूत बना देगी। तो मैं उनको समझाती हूँ कि ये ना धीरे धीरे सेटल हो जाएगी। तो ना आई थिंक काउंसलिंग भी इम्पोर्टेंट है कि आप क्लाइंट को हैंडल कैसे कर रहे हो, उनको समझ रहे हो, उनको समझा रही है, सारी चीजें मैटर करती हैं। यस, क्योंकि ना मैम वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है क्योंकि हमने पूरा मेकअप नहीं देखा होता है और हमें पता भी नहीं होता है कि कौन कौन सी टर्म्स में मेकअप होता है, और आधे में वो इतना गंदा लग
रहा और होता है। बिना लिपस्टिक के लिए तो वो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। yes, और एक्चुअली fixing लिपस्टिक नहीं लगने के बाद ही पूरा लुक आता एक्चुअल है। लुक पता चलती यस है। यस, और पता नहीं कितनी लेयर्स होती हैं उसमें। हाँ। एक बात बताइए मैम, न्यूड मेकअप में कौन कौन सी चीजें यूज होती है? लोगों को न्यूड मेकअप बोल के कितने सारे मेकअप कर देते हैं। आई थिंक इट इज सिमिलर टू डूइंग अ नॉर्मल मेकअप। आपको देखो करेक्टर लगाना ही पड़ेगा अगर किसी के डार्क सर्कल्स हैं। हाँ। आपको फाउंडेशन भी लगानी है, आपको सारी चीजें करनी है। बट ये न्यूड मेकअप में क्या होता है, आप शेड्स क्या सिलेक्ट करो। आई मेकअप का जो शेड है वो न्यूड है, लिपस्टिक का शेड न्यूड है, ब्लशर बहुत ज्यादा नहीं है, आपका हाईलाइटर थोड़ा कम है, मतलब चीजें थोड़ी थोड़ी कम हो गई, शेड्स का फर्क आ गया। बिल्कुल। तो ये हो गया न्यूड मेकअप। वही लिपस्टिक हमने रेड लगा दी, वो हो गया बोल्ड मेकअप। हाँ हाँ। और ब्रांड्स का भी फर्क होता है। आप जितना लोअर ब्रांड्स में जाओगे उनकी विजिबिलिटी उतनी ज्यादा होती है, जितना हायर में जाओगे उतने ज्यादा कम दिखते हैं, क्योंकि उनका फॉर्मूला उतना अच्छा होता है। यस यस, कई बार ऐसा होता है कि पार्लर में जाते हैं और वो सेम प्रोडक्ट जो यूज ऑलरेडी कर रहे होते हैं सबके ऊपर, वो हमारे ऊपर भी यूज होते हैं, उसका इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि वो ही सेम ब्लफ आपको हर जगह लग रहा होता है। तो इसके लिए आप लोग कुछ करते नहीं है? हम ना जब भी फाउंडेशन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर अपना ब्रश डिप नहीं करते हैं। हमारे पास स्पैचुला होता है, ऐसे एक ना प्लेट होती है स्टील की, उसमें निकालते हैं और फिर यूज करते हैं। लिपस्टिक का भी ऐसा होता है, हम हैंड की बैक साइड पर लगा लेते हैं या अपनी मिक्सिंग प्लेट में निकाल लेते हैं, जितना कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग की हमारे पास टाइम कितना है। कभी कभार बहुत जल्दीबाजी में हम क्या करते हैं, हाथ पे लगा लेते हैं, तभी मतलब हमारे हैंड्स भी वॉश्ड होते हैं। ऐसा नहीं हमने डायरेक्ट लगा दी, डायरेक्ट चीजें अवॉइड ही करते हैं। पर फिर भी आप 100% सारी चीजें अवॉइड नहीं कर सकते हो, बीइंग इन इंडिया स्पेशली। अगर हम फॉरेन में होते, हम बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे होते, फिर तो हम मस्कारा एक बार यूज करते, फेंक भी देते। अब देखो मस्कारा आप कैसे क्लीन करोगे? बिल्कुल नहीं हो सकता। मस्कारा तो आपने लगाया, दूसरे क्लाइंट के भी लगेगा, तीसरे के भी लगेगा। यस यस। जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन आती है, वो हमें सामने से क्लाइंट बोल रहा है कि मैम मेरे ऊपर रिएक्शन हो जाता है, हम उनको बोलते हैं कोशिश करो अपने मेकअप प्रोडक्ट्स ले आओ, कुछ चीजें। अब आई शैडो को आप सैनिटाइज कैसे करोगे? यहाँ तो सैनिटाइज स्प्रे मार दिया, शैडो तो सेम ही लग रही है। यस ठीक है, लिपस्टिक का अवॉइड कर सकते हो। कॉम्पैक्ट का कैसे करोगे? पाउडर ब्रश तो लगेगा ही। एक बारी डिप करा, दूसरी बारी करा, तीसरी बारी करा, तो कंटामिनेट तो देखो हो ही रहा है, और बैक्टीरिया होता है मेकअप के ऊपर। उसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम नेक्स्ट क्लाइंट पर शिफ्ट होने लगते हैं, कुछ कुछ चीजें जो पाउडर बेस्ड होती है उनके ऊपर हम अपना स्प्रे यूज करते हैं, सैनिटाइजिंग स्प्रे। और ब्रशेस क्लीन करते रहते हैं, मतलब सेट्स बने हुए हैं, एक क्लाइंट के लिए अलग सेट है, एक क्लाइंट के लिए अलग सेट है, नेक्स्ट क्लाइंट पर करना है तो ब्रश क्लिंजर होता है, उसके साथ क्लीन करते हैं, इंस्टेंट साफ हो जाता है। ओके, ये जवाब मिल गया, काफी टाइम से मेरे दिमाग में चल रहा था। मैम, स्किन टोन के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन सी लिपस्टिक्स यूज करनी चाहिए? जैसे कोई सांवला है, कोई बहुत ज्यादा गोरा है, कोई मिनिमाइज गोरा है, या ऐसे कलर के टोन्स होते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका कौन सा स्किन टोन है और किसके अकॉर्डिंग कौन सी लिपस्टिक लगानी चाहिए। कई लोग बहुत ज्यादा काले होते हैं, वो बहुत डार्क लिपस्टिक लगा लेते हैं, वो अलग से ही हाईलाइटेड हो जाते हैं। तो आप टोन बताइए। देखो, गोरे लोगों के लिए तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है ये कि कोई भी कलर लगाओ सब सूट करता है। अब आगे डार्क कॉम्प्लेक्शन है ना, डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए आप बहुत ज्यादा फेड से कलर नहीं लगा सकते हो, थोड़ा ब्राइटनेस होनी चाहिए। जैसे पिंक टोन्स आ गया, अब बिल्कुल न्यूड पिंक लगाओगे तो वो अलग से हाईलाइट होगी। ऐसे कलर्स होने चाहिए जो आपकी स्किन टोन को हाईलाइट कर रहे हो, ना कि दबा रहे हो, है ना। और मीडियम कॉम्प्लेक्शंस पे ऑलमोस्ट सारे चले जाते हैं। अगर आपने अपना टोन लिफ्ट किया है सपोज, तो आप ब्राइट न्यूड्स सब टाइप के शेड्स यूज कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स, चॉइस के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। कई लोगों को पसंद ही लाइट होते हैं, तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर आज के टाइम में तो कह ही नहीं सकते कि स्किन पर यही जाएगा, स्किन पर यही जाएगा। मैम, आजकल बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग है, आपने भी रील्स देखी होंगी, फेस लेजरिंग होती है जिसमें मशीन के द्वारा हमारे फेस पे कुछ तो होता ही है, मुझे नहीं पता वो क्या होता है, तो आप उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दीजिए। ओके, तो मैंने भी कोर्स किया हुआ है इसके बारे में, डिप्लोमा प्रॉपर किया, और मैं टीच भी करती हूँ ये लेजर हेयर रिमूवल। लेजर हेयर रिमूवल या लेजर हेयर रिडक्शन भी कह सकते हैं। बेसिकली लाइट रिफ्लेक्ट करती है, आपकी जो हेयर रूट होती है उसको बर्न कर देती है। और उसकी वजह से ग्रोथ आनी बंद हो जाती है। आप रेजर से क्या करते हो, आप शेव करते हो, अपर वाला जो शाफ्ट होता है आपका हेयर का वो कट हो जाता है, पर नीचे की रूट रहती है। तो लेजर में क्या होता है, लेजर से वो लाइट जो जाती है आपके रूट में उसको बर्न कर देती है, और वो बर्न सिर्फ ब्लैक को ही करती है। तो अगर आपके व्हाइट हेयर हैं या ग्रे हेयर हैं तो वो उसको बर्न नहीं करेगी, वो आएगा ही आएगा बाल वापस। तो ये फेस पर करा सकते हो, बॉडी पर करवा सकते हो, जितने जहां भी आपको लगता है वो हेयर नहीं चाहिए। और ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत अमेजिंग है। मैं पर्सनली भी अपने ऊपर ये करती हूँ। साइड इफेक्ट्स नहीं होते मैम? साइड इफेक्ट्स कुछ लोगों के होते हैं जिनको हार्मोनल इश्यूज चल रहे हैं, पीसीओडी के इश्यूज हैं, उनकी हार्ड ग्रोथ आ जाती है, तो उनको नहीं करना चाहिए, बाकी सब करा सकते हैं। कितना मुश्किल होता है मैम आपके लिए कि आपका कोई क्लाइंट बैठा हुआ है,
ठीक है, वो आपसे बोल रहा है मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, और आप दिमाग में सोच रहे हो इसको कैसे फुलफिल करूं मैं, क्योंकि एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहता है। जब क्लाइंट आता है ना, जब घुसता ही एंटर होता है तो स्टूडियो में कहता है मेरे को तो इतना सुंदर बन के जाना है, तो वो इमेजिनेशन वर्ल्ड में जो एक्चुअल वर्ल्ड में जब आप लाते हो कितना मुश्किल होता है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है मेरा मेन है ही मेकअप। Yes. और जब मेरे पास क्लाइंट आता है ना, वो परेशान होता है या बड़े बुरे एक्सपीरियंसेस के साथ आता है, तो मैं उनको सबसे पहले यही बोलती हूँ कि रिलैक्स करो, मैं बैठी हूँ, मेरे ऊपर भरोसा करो, बढ़िया ही करके भेजूंगी, टेंशन फ्री जाओ। और ऐसा होता है, मैं ऐसे ही बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ मेकअप की गारंटी है, टेंशन फ्री रहो। Yes. क्योंकि आप ट्रस्ट भी करो अपने मेकअप आर्टिस्ट पर, अगर आप अपने मेकअप आर्टिस्ट पर ट्रस्ट नहीं करो, वो खुद भी कॉन्शियस हो जाएगा और गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल। और आई थिंक अगर कोई आपके पास आ रहा है तो आपका काम देखकर आ रहा होगा, कुछ पसंद करके आ रहा होगा, है ना, तो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। मैम, आप इंस्टाग्राम पे आपने कई बार रील्स देखे होंगे, कई सारे लोग टिप्स देते हैं मेकअप की, है ना, कई बोलते हैं ये मत यूज करो, तो कोई उसके ऑफेंस में बोलता है नहीं ये ही यूज करो। तो जब ऐसी चीजें देखती हैं तो आपको क्या लगता है कि मुझे क्या टिप्पणी देनी चाहिए उस पे? यार अब ना बहुत सारी फेक चीजें हो रही हैं। Yes. आधे से ज्यादा ना लोग क्या करें, ब्रांड से पैसे ले रहे हैं और उनके प्रमोशन के चक्कर में हाँ। अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, जबकि दूसरा वाला सही बता रहा है, फिर वहां कंट्रोवर्सी हो रही है। तो आई थिंक आपके ऑडियंस को सच बताना चाहिए, वरना क्या होगा, आपकी बात सुन के कोई खरीदेगा और 4 गाली देगा आपको बाद में, जब वो चीज बुरी निकलेगी ना। बिल्कुल। आज तो आपने प्रमोशन कर दिया। अब मेरे पास बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, मैं इनको बोलती हूँ देखो मुझे पसंद आएगा तो प्रमोट करूंगी, नहीं पसंद आया रिजेक्ट। यस। आपके पास पैसे आप अपने पास रखो, मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है, क्योंकि मेरी ऑडियंस के साथ मुझे जेन्युइन रहना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। उन्होंने मुझे ऊपर उठाना है, ब्रांड तो आज आएगा, दूसरा आएगा, कल तीसरा आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस मैम। ऑयली स्किन और ड्राई स्किन दोनों अलग अलग स्किन होती हैं, ये किस तरीके से अपना रूटीन रखे? ऑयली स्किन के लिए ना रामबान चीज बता रही हूँ, ओजोन ब्रांड का एक्ने फेस वॉश आता है, एक्ने प्रोन स्किन के लिए, येलो कलर की पैकेजिंग है, उसी का हाइड्रेंट आता है, उसका ग्रीन टोनर आता है, और नाइट में सैलिसिलिक सीरम लगाएं। बस ये 4 चीज फॉलो कर लो और अमेजिंग रिजल्ट है। यस मैम। ऐसी ड्राई स्किन के लिए कैनपेकी की रेंज बहुत अच्छी है, कैनपेकी का क्लिंजर बहुत अच्छा है, कैनपेकी का मॉइस्चराइजर हाइड्रेटिंग वाला बहुत अच्छा है, उसकी SPF लगानी है डे टाइम में, नाइट टाइम में हाइरोलॉनिक एसिड। ये हो गया ड्राई स्किन के लिए। और अगर मैं ब्लेमिशेस की बात करूं तो ब्लेमिशेस के लिए स्किन स्पार्कल ब्रांड की रेंज आती है, जिनका फेस वॉश, सिरम, ग्लो पैक, जिनके घर में भी फंक्शंस है और जिनको इंस्टेंट ग्लो चाहिए, वो उसको लगाएं वीक में 2 टाइम्स, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। यस मैम। बोटॉक्स, फेस के बोटॉक्स जो होते हैं, करते हैं आप? नहीं, मैं नहीं करती हूँ। क्यों? रीजन क्या है इसके पीछे? आई थिंक उसमें नीडल्स वगैरह यूज होती हैं, और कुछ चीजें ना हमें डर्मैट्स के लिए ही छोड़ देनी चाहिए। एक मेकअप आर्टिस्ट सारी चीजें नहीं कर सकता है। Yes, ma'am. अब मैं उसकी पढ़ाई नहीं करने बैठ सकती, है ना, अब वो टाइम निकल गया, मुझे ऐसा लगता है। मतलब ऑल्दो आई एम इंटरेस्टेड, मैं कुछ कुछ ट्रीटमेंट्स करती हूँ जो जिनमें बहुत डीप नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे नमिंग क्रीम करी, नीडल्स के साथ फेशियल्स होते हैं, वैम्पायर फेशियल में करती हूँ, ब्लड के साथ करती हूँ। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज नहीं चाहिए कि मुझे टिश्यूज वगैरह की नॉलेज की नीड हो। तो जो सेफर वाले हैं मैं उनको ज्यादा प्रेफर करती हूँ करना। ये रिस्की है, बोटॉक्स से कभी कभार साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं अगर आपने सही तरीके से नहीं किया है, तो मुझे रिस्क लेना पसंद नहीं है। मैम, ब्लीच से भी कई बार लोगों के फेस पे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, पूरा फेस रेड हो जाता है, वो क्या होता है? देखो ब्लीच ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो जब क्लाइंट आता है हम उनकी स्किन देखते हैं, एनालाइज करते हैं, हमारे पास मशीन्स है, हम उनको प्रॉपर एक चार्ट पे बना के देते हैं कि आपके ऊपर ये चीज जाएगी नहीं जाएगी। अब क्लाइंट फिर भी बोल देता है नहीं नहीं मेरे कर दो, तो हम उतने एरिया पे ना ब्लीच नहीं लगाते हैं। वो अनाड़ी लोग होते हैं जिन्होंने लगा दिया, जो पूरे मुंह पर लगा दिया और कुछ रिएक्ट हो गया। आपको स्किन देखनी भी तो ना, यहाँ से बहुत लोगों की सेंसिटिव होती है। फिर उस एरिया पे हम क्या करते हैं, ब्लीच नहीं लगाते, वो पोर्शन छोड़ देते हैं, बाकी फेस पर लगा देते हैं, और क्लाइंट को भी समझाते हैं कि मैम यहाँ रिएक्ट हो जाएगा, या अगर हमने लगाया तो थोड़ा कम टाइम के लिए रखा है, जल्दी उतार दिया। ये चीजें भी मैटर करती है। तो मैम, वैक्सिंग ज्यादा अच्छी होती है या लेजरिंग ज्यादा अच्छी होती है? आई थिंक जिनको हार्मोन्स का इशू है उनके लिए तो वैक्सिंग ही बेस्ट है, जिनको ऐसा कोई इशू नहीं है उनके लिए लेजर दी बेस्ट है, क्योंकि लेजर से बाल ही नहीं आने वाले। अब जैसे मुझे बैक टू बैक शूट्स करने होते हैं या मेकअप्स करने हैं, मैं मेंटेन नहीं कर पाती कि मैं बार बार वैक्सिंग के लिए जाऊं हर 10-15 दिन बाद। तो लेजर एक बार ही कराया, मुझे 1.5 महीने बाद ग्रोथ आती है, वो भी बहुत कम होगी अब। मतलब 30% रह गई है। हाँ, हेयर आते ही बहुत कम है। तो अब जब मैं नेक्स्ट सेशन लूंगी उसके बाद वो और डिले हो जाएगा, करते करते वो आना बंद हो जाएंगे। ओके मैम, हेयर्स के लिए आप कुछ बताना चाहेंगी प्लीज? हेयर के लिए तो मैं यही बस बोलना चाहती हूँ कि जो लोग स्मूथनिंग करवाते हैं और उसके बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, बाद में रोते हैं जी हमारे बाल जल गए हैं। yes. मतलब लोग
करवा तो रहे हैं, उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। मैम केरा स्मूथ ज्यादा अच्छी होती है, सिर्फ स्मूथनिंग अच्छी होती है? केरास्मूथ बेटर है। स्मूथनिंग हुआ खाली आपने स्ट्रेट करवा ली, एक तरह से केमिकल है। केरास्मूथ है जब आपने स्मूथनिंग तो कराई है, उसके साथ केराटिन का भी इन्फ्यूजन है, और केराटिन होता है आर्टिफिशियल प्रोटीन जो आपके बालों को जो भी डैमेज मिला था उससे बचा रहा है, उसकी एक कोटिंग चढ़ा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं आपके बालों को लॉन्ग टर्म में स्ट्रेट रखेगा भी, और हेल्दी भी रखेगा, शाइनी भी रखेगा। यस मैम। मैम स्मोकर्स जो होते हैं, आपने पहले भी स्मोकिंग की बात की थी लेकिन प्रॉपर आंसर नहीं मिला। जो स्मोकर्स होते हैं उनके पहले तो जब वो स्मोकिंग नहीं करते रहे होंगे तब पिंक होते हैं उनके लिप्स, उसके बाद एकदम ब्लैकिश हो जाते हैं, या मैं कहूँ ब्राउन भी कह सकते हैं, कई लोगों के ब्राउन भी हो जाते हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? उनके लिए लिप ब्लशिंग ही ओनली सॉल्यूशन है, या फिर पील ले सकते हैं, लिप पील्स। यही ओनली तरीका है जिससे वो परमानेंट इस चीज का सॉल्यूशन है कि वो लिप ब्लशिंग करवा लें। उनका जो डार्क पिगमेंट है वो हम उसको न्यूड में, पिंक में, रेड में परमानेंटली कन्वर्ट कर देंगे। एक तरह से टैटूइंग हो गया। विटामिन ई की कैप्सूल का यूज कैसे होता है? विटामिन ई को आप अपने मॉइस्चराइजर में डाल के लगा सकते हो, या जब आप फेशियल कराने जाते हैं आप उनको बोल दो उसमें ऐड ऑन कर ले। बट मुझे नहीं लगता ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि आज के टाइम में पॉल्यूशन ही इतना ज्यादा हो गया। खाना पीना भी बहुत इम्पैक्ट करता है आजकल। खा तो हम ओरिजिनल चीजें रही नहीं है, हाँ। तो खाली ऊपर से हम विटामिन ई के कैप्सूल लगा लें, वो इतना ज्यादा इफेक्ट करने ही नहीं वाला है। इनटेक भी मैटर करता है। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो आते हैं जिनका ये पोर्शन डार्क होता है, मंकी माउथ जिसको हम बोलते हैं। अब ये डार्क क्यों होता है? क्योंकि लोग पानी नहीं पी रहे, डिहाइड्रेशन है। अब वो फेस पे रिफ्लेक्ट करता है, और फिर जब हम मेकअप करते हैं तो यहाँ से पैच भी आ जाता है, काला पड़ जाता है। फिर मेकअप आर्टिस्ट को पकड़ते हैं, जी आपने मेकअप अच्छा नहीं करा। यार आपकी डाइट भी तो मैटर करती है। पानी कितना पी रहे हो, क्या इनटेक है, बॉडी इनटेक भी रिफ्लेक्ट करती है। हमारी मदर्स का ही अगर हम फेस देखें तो एक नॉर्मल से क्लीन अप से भी इतना ग्लो करता है। और हमारे पास इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, हम जितना मर्जी अच्छा फेशियल करा ले वो ग्लो ही नहीं आता है। नहीं आता वो ग्लो। इट इज ऑल अबाउट इनटेक एज वेल। तो आपके हिसाब से रूटीन में ये फ्रूट्स और ये वाटर वगैरह? फ्रूट्स, मेरी जब भी ब्राइडल बुकिंग आती है मैं अपनी ब्राइड को सबसे पहले बोलती हूँ कि पानी पीना स्टार्ट कर दो अभी से। सोचो कंपटीशन है इस डेट को, और आपने ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाने हैं, ताकि अंदर से भी कुछ ग्लो आए। ओके मैम, इस प्रोफेशन को लेके बहुत से ड्रीम्स होते हैं लोगों के कि ना कहाँ तक जाएंगे, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। तो स्टार्टिंग हमेशा अकेडमी से ही होती है ना? और फिर वहां पे जाने के बाद वो लोग हमें बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स दिखाते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो ड्रीम्स दिखाए जाते हैं एक्चुअल में वो ड्रीम्स कितने सही होते हैं? आई थिंक सबसे बड़ा फ्रॉड तो ना अकेडमीज वाले ही कर रहे हैं। मतलब कोई ऑफेंस हो रहा हो, कोई फेंड हो रहा होता रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टिल डेट मेरी फोटो यूज करके भी कुछ अकेडमीज ऐसे हैं जो बोल रही हैं कि आ जाओ, पारुल सैनी ने भी यहाँ से सीखा था, हम आपको सिखाएंगे, आज देखो वो क्या बन गई है। नहीं यार, अकेडमी कुछ नहीं बना सकती आपको, क्योंकि अकेडमी वाले क्या करते हैं, आपको लालच देंगे, आ जाओ हम इतने पैसे ले रहे हैं, हम ये सिखाएंगे वो सिखाएंगे। उनके पास खुद तो एक्सपीरियंस नहीं होता। ऐसी भी अकेडमीज है कि आप एज अ स्टूडेंट गए हो, आपका कोर्स खत्म हुआ और उन्होंने आपको हायर कर लिया। हायर क्या कर लिया? एज अ टेक्नीशियन, कि अब आप आगे बच्चों को सिखाओगे। जब आपके टीचर के पास खुद ही नहीं एक्सपीरियंस है, वो आगे बच्चों को क्या सिखाएंगी? मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मुझे कौन सिखा रहा था जिनको खुद ही नॉलेज नहीं थी। ऑल्दो आई एम रियली सॉरी, अपने गुरु के बारे में नहीं बोलना चाहिए, बट ये रियलिटी है। मैं सबसे ज्यादा परेशान हुई इसी वजह से थी। आज अगर मैं अपनी टीचर का वर्क देखती हूँ कि वो थी मेरी टीचर, जबकि मैंने मतलब लैक्स में इन्वेस्ट किया था, तो मुझे कितने अच्छे तरीके से उनको सिखाना चाहिए था, है ना? ऐसे ही होता है ना कि हम थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें लगता है चलो कोई बात नहीं। मैंने तो लैक्स में इन्वेस्ट किया था। फिर बात आई एयर ब्रश मेकअप सिखाने की, कि एयर ब्रश मेकअप अगर मैं अपने स्टूडेंट को सिखाऊंगी तो मैं फेस पर सिखाऊंगी। उन्होंने हमें चार्ट पेपर के ऊपर सिखाया। तो आई थिंक अकेडमीज के पास खुद ही नहीं एक्सपीरियंस होता, उनके टीचर्स ही स्टूडेंट्स ही टीचर्स उठ के बन गए हैं, तो वो हमें क्या सिखाएंगे? तो ये फ्रॉड है एक तरीके का? एक तरह टोटल फ्रॉड है। तो हमें फिर करना क्या चाहिए? कौन सी ऐसी एकेडमीज हैं? मेकअप आर्टिस्ट के पास जाओ, पार्लर में जाओ, वहां ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। क्योंकि अकेडमीज में सिर्फ थ्योरी करवाते रहते हैं। अब आप क्लाइंट के ऊपर थ्योरी तो अप्लाई नहीं करने वाले हो। देखो, प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली करना। मुझे पता है स्किन लेयर इतनी होती है, ठीक है, थ्योरी नॉलेज है, बट स्किन के ऊपर चलना क्या क्या है, रियलिटी क्या है, कौन सी चीज रिएक्ट करेगी, अगर रिएक्ट कर भी गई तो आपको उसको हैंडल कैसे करना है, ये आपको रियलिटी में आके पता चलता है। जब आप जॉब करते हो या आप किसी पार्लर में जाके एक्सपीरियंस ले रहे हो, सपोज आप इंटर्नशिप पर चले जाओ,
जाओ या किसी एक पर्टिकुलर मेकअप एकेडमी से सीखो जो मेकअप आर्टिस्ट है। सपोजली मैं अपनी बात करूं तो मैं आपको बहुत अच्छे से मेकअप सिखा सकती हूँ, इतना अच्छा एकेडमी वाले नहीं सिखा सकते हैं। उनको पता ही नहीं क्लाइंट के साथ डील कैसे करना है। मैंने आज तक इतनी सारी ब्राइड्स करी है, मुझे पता है क्या क्या ब्राइड्स के साथ प्रॉब्लम है, उनको हैंडल कैसे करना है, तो मैं आपको कितनी सारी चीजों का सॉल्यूशन भी सिखा सकती हूँ। क्योंकि प्रैक्टिकली क्या है, बिल्कुल प्रैक्टिकली मैटर करता है। राइट मैम आपके अकॉर्डिंग जो स्कैम्स हैं वो चल क्या रहे हैं आपके इस प्रोडक्ट्स में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में और यही कोचिंग सेंटर्स में? ब्यूटी प्रोडक्ट्स का तो बहुत ही बड़ा स्कैम है। इंडिया में तो हर किसी से पूछो, हम ऑथेंटिक प्रोडक्ट दे रहे हैं, हमारे यहाँ से खरीद लो, 100% ओरिजिनल है। मैं पर्सनली इंडिया से कुछ लेती ही नहीं हूँ मेकअप प्रोडक्ट्स में। बहुत रेयर होगा कि मैं एलांटे चली गई या लुधियाना में एक स्टोर है मैंने वहां से ले लिया, अदरवाइज कहीं से भी नहीं। मैं अपने ब्रदर है मेरा कनाडा, उससे ही प्रोडक्ट्स मंगवाती हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पैसे भी पूरे दिए और आपको कोई गारंटी भी नहीं है, आप पहचान भी नहीं सकते हो, इतनी ज्यादा रेप्लिकेट किए हुए प्रोडक्ट्स। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा ये मैक की बॉटल है, ये मैक की बॉटल है, नकली कौन सी है। ओहो। और दूसरा स्कैम जो चल रहा है, अकेडमीज कर रही हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी देखो स्कैम करते हैं, है ना। क्या कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, ओरिजिनल बॉटल खाली होगी थी, उसमें डाला नकली प्रोडक्ट और बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दे दिया। अब एक स्टूडेंट को तो कैसे ही पता होगा ये असली है नकली है, और जिसके साथ हो रही है वो प्रैक्टिस उसको पता है। हो रही है। हाँ, बिल्कुल। तो मैम इसकी वजह से तो हमारी लाइफ आ गई इसके बीच में, क्योंकि बिल्कुल, प्रैक्टिस तो हमारे साथ ही होती है ना। देखो मुझे ऐसा लगता है कर्मा इज अ बिच। अगर आप गलत चीजें कर रहे हो तो वो आप लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाले हो। आप जेन्युइन रहो, अपने आप आपको फेम मिलेगा, अपने आप नाम होगा। आई थिंक जेन्युइन रहना चाहिए अपनी फील्ड में। यस मैम। बहुत सारे लोग डबल चिन से परेशान है, जैसे कि मैं भी बहुत ज्यादा हूँ, तो कैसे इसको हटा सकते हैं? इसके लिए कोई रेमेडी है? देखो इसके लिए लिफ्टिंग्स होती है ना, हाँ। वो डर्मैट के पास जाओगे आप, वहीं से ही सॉल्यूशन मिल सकता है। हम मेकअप आर्टिस्ट कुछ नहीं कर अच्छा, सकते हैं। ऑल्दो लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप मेकअप ऐसा करो कि रिंकल्स उड़ जाए, यस, पोर्स क्लियर हो जाए। नहीं यार, हम कोई हैरी पॉटर का कोई मंत्र नहीं मारने वाले हैं कि गायब हो जाए रिंकल्स। यस। जो चीजें हैं मेकअप के बाद वो एज इट इज आती है। ये डर्मैट्स है जो फिलर्स या बोटॉक्स करके आपकी ये चीजों का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो डार्क सर्कल का भी नहीं दे सकते आप सोल्यूशन? डार्क सर्कल का करेक्टर लगाओ, कंसीलर लगाओ, डार्क सर्कल गायब। अच्छा, मेकअप करना ही पड़ेगा, उसमें भी मेकअप मस्ट है। यस मैम। मैम हाइड्रा फेशियल है क्या और इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? देखो एक आप रूटीन में फेशियल कराने गए, हाँ। वो आपकी सुपरफिशियल लेयर, मतलब जो अपर लेयर है सिर्फ उस पे वर्क कर रहा है। अब हाइड्रा फेशियल क्या कर रहा है, वो डीप लेयर्स में जाके वर्क कर रहा है। उसमें एक टूल आता है सक्शन वाला, वो आपके ना पोर्स में से बहुत अच्छे से ही सक्शन कर पाता है। जैसे नोज के पास आपके व्हाइट हेड्स होते हैं जो नॉर्मल स्क्रबिंग से नहीं निकलते हैं, वो आपको ना निकलते हुए दिखते हैं, विजिबल होते हैं। हम क्लाइंट्स को दिखाते भी है कि मैम इतना ज्यादा ही प्रॉब्लम थी। और उसके अलावा जो सिरम्स वगैरह होते हैं, मतलब आपने सिरम लगाना शुरू करा, 100 दिन आपने सिरम लगाया और एक बार ही हाइड्रा फेशियल कराया, वो बराबर है। मतलब इतने लेवल की हाइड्रेशन मिलती है। और हाइड्रा फेशियल ना ब्राइड्स के लिए तो दी बेस्ट है। मतलब अगर किसी की शादी होने वाली है तो बाकी सारे फेशियल छोड़ के हाइड्रा फेशियल करवाएं, या जिनकी सेंसिटिव स्किन है, जिनको कभी कोई फेशियल सूट ही नहीं करता या वो ट्राई करना चाह रहे हैं, तो अब ऑन द स्पॉट तो आप रिस्क लोगे नहीं, आपकी शादी आसपास है, हाइड्रा फेशियल सबसे बेस्ट है। बट हाइड्रा फेशियल में भी लोग बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, फेशियल किट उठा के हाइड्रा फेशियल कर रहे हैं। Yes. पर हाइड्रा फेशियल का करने का तरीका अलग है। सिरम्स यूज होते हैं, कोई भी हार्मफुल केमिकल यूज नहीं होता हाइड्रा फेशियल में, बहुत सेफ है और बहुत अल्टीमेट है। यस मैम। मैम अब इतनी देर से हम लड़कियों की बात किए जा रहे हैं, यहाँ पे लड़के भी हैं जिनको भी स्मार्ट दिखना है, गुड लुकिंग दिखना है। बिल्कुल ना, शादी में जाते हैं, उनके पास सिर्फ कॉम करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो आप बताइए वो क्या कर सकते हैं? आई थिंक आजकल लड़के भी बहुत ज्यादा अवेयर हो गए। मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा इंक्वायरीज आती है कि मैम हाइड्रा फेशियल कर दोगे। और लड़कों के लिए आई थिंक हाइड्रा फेशियल सबसे बेस्ट है, क्योंकि उनके ओपन पोर्स बहुत ज्यादा होते हैं, जो नॉर्मल फेशियल से क्लीन होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। और हाइड्रा फेशियल से वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। प्लस वो डिटैनिंग करवाते रहे हर 15 दिन बाद। लड़के मैंने देखा है कोई क्लीन अप प्रॉपर्ली नहीं लेते हैं, एक सिटिंग के लिए आते हैं और एक सिटिंग में आपको कोई बहुत अमेजिंग रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप कम से कम 6 सिटिंग लो, 3 सिटिंग लो, हर महीने फेशियल करवाओ, 15-15 दिन बाद डिटैनिंग करवाओ, SPF लगाओ। इतना भी कर लेना लड़के,
बहुत है। ओके मैम, आपने जितनी भी सारी रेमेडीज बताई और टिप्स बताई बहुत ही कारगर है ये और बहुत अच्छी लगी मुझे, और ऑडियंस को भी आई होप अच्छी Thank लगी you होंगी। so much. तो थैंक्स फॉर कमिंग मैम, you और so मैंने much. बहुत एंजॉय किया आपसे बात करने में, Same और here. आपने भी किया। बिल्कुल। और मैं ऑडियंस को ये बोलना चाहूंगी कि जिसकी जितनी भी क्वेरीज थी वो कमेंट सेक्शन में बता दे, और मैम ने जहां तक बता सकती थी उन्होंने सारी की सारी क्वेरीज बता दी। अपनी स्किन का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और हमारा पॉडकास्ट देखते रहिए। थैंक यू सो मच।